नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से SCS एकेडमी के YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा और ये समय है आपकी इतिहास की क्लास का। इतिहास के इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग MPPSC प्रीलिम्स के यूनिट नंबर 1 में डिस्कशन करते हैं। यूनिट नंबर 1 में जो इतिहास का सिलेबस दिया है, हमने उसको अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है और इसका पहला मॉड्यूल जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट शब्दावलियां दी गई थी। दोस्तों, ये सेकंड मॉड्यूल पर क्लास चल रही है और सेकंड मॉड्यूल में दिया गया है प्राचीन भारतीय इतिहास की विशेषताएं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की विशेषताएं और उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो यहाँ जो हम लोग मॉड्यूल 2 पर डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में दोस्तों डिस्कस किया था मौर्य साम्राज्य को। मौर्य साम्राज्य के शासकों को भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने मौर्यकालीन शासन व्यवस्था को, उसकी आर्थिक व्यवस्था को, उसकी सामाजिक व्यवस्था को डिटेल में देखा। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। जिस हिसाब से आप लोगों के कमेंट आते हैं उससे हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, एक अच्छा डेटा आप लोगों तक पहुंच रहा है और आप नियमित हमारे इस YouTube के माध्यम से तैयारी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि हम आपके लिए किसी रूप में सहायक सिद्ध हो रहे हैं दोस्तों। तो इस लेक्चर श्रृंखला को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग अगला लेक्चर जो है वो भारत में विदेशी आक्रमण के तौर पे देखते हैं। जब हम दोस्तों भारत पर विदेशी आक्रमण की बात करते हैं ना, तो हम पूरे भारतीय इतिहास में 3 समय पर इन आक्रमणों को देखते हैं, है ना। इतिहास को जब देखेंगे तो एक हम प्राचीन काल की बात करते हैं दोस्तों, प्राचीन के बाद हम मध्यकाल की बात करते हैं और उसके बाद हम आधुनिक काल की बात करते हैं। ये तीनों समय पर जब हमारे देश पर हम विदेशियों के आगमन की, आक्रमण की बात बोलते हैं, तो हमें यहां पर जो प्राचीन व्यवस्था देखने को मिलेगी विदेशियों की, उसमें हमें ईरानी अर्थात फारसी लोग, उसके बाद हमें देखने को मिलते दोस्तों यूनानी, यूनानी के बाद हम लोगों को देखने को मिलता है हिंद यूनानी, हिंद यूनानी के बाद हम लोगों को शक, उसके बाद पहलव और अंत में कुषाण। ये विदेशी साम्राज्य देखने को मिलते हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, जिसमें से ये 2 साम्राज्य जो हैं ये पूर्व मौर्य काल के हम लोगों को देखने को मिलते हैं। मतलब ये कि जब मौर्य काल स्थापित नहीं था, मौर्य साम्राज्य नहीं था, उसके पहले हमारे देश पर ये 2 शक्तियां विदेशी जो थी वो आक्रमण कर चुकी थी। इनका प्रभाव हमारे देश की व्यवस्था पर, संस्कृति पर हमें दिखाई पड़ता, जो हम आज के लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। लेकिन बाद में जब हम देखें मौर्य युग के बाद, तो हम लोगों को ये 4 शक्तियां भी दिखाई पड़ती हैं, जिसमें कुषाणों का योगदान दोस्तों हम एक अद्वितीय रूप में देखते हैं, भले वो भारतीय संस्कृति हो या इतिहास की अन्य व्यवस्था हो। तो ये प्राचीन काल की विदेशी शक्तियां रही जो भारत पर आक्रमण करती। जब हम मध्यकाल की बात करते हैं दोस्तों, तो मध्यकाल में हम अरबी आक्रमण की बात करें या तुर्की आक्रमण की बात करें, ये आक्रमण हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ मंगोल लोगों के भी आक्रमण देखने को मिलते हैं जो विदेशी शक्तियां रही। तो ये हमारे यहाँ प्राचीन मध्यकाल में आक्रमण रहे। और उसके बाद जब हम आधुनिक काल में देखते हैं, तो आधुनिक काल में दोस्तों यूरोपीय शक्तियां जो रही, यूरोपीय शक्तियों ने भारत पर आक्रमण किया। और यूरोपीय शक्तियों में हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पुर्तगाल देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको डच देखने को मिलेगा, ब्रिटिश कंपनी यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा फ्रांस की हो, इसके अलावा आप स्वीडिश कंपनी की भी बात कर सकते हैं, डेनिश कंपनी की भी बात। ये सारी कंपनियां रही जिन्होंने भारत पर आधुनिक समय में राज किया। अब जब हम प्राचीन काल के हो, मध्यकाल के हो या आधुनिक काल के इन विदेशी आक्रमणों की बात करें, तो यहाँ हम लोगों को एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ प्राचीन काल में बात करें, खासकर इन शासकों के समय की, तो प्राचीन काल की अधिकांश शक्तियां जो रही दोस्तों, वो भारतीय संस्कृति में घुल मिल गई, संस्कृति में ये घुल गई, मिल गए। इन्होंने भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर लिया था। अपने सांस्कृतिक प्रभाव भारतीय संस्कृति पर छोड़े जरूर, लेकिन हाँ, भारतीय संस्कृति को आत्मसात किया और कहीं ना कहीं उसके विकास में योगदान हुए। लेकिन अगर हम मध्यकालीन आक्रमणों को देखें, मुस्लिम आक्रमणों को देखें दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों को अलग प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। अब अलग प्रकार की व्यवस्था कैसे देखने को मिलेगी कि ये ऐसे लोग हुए जिन्होंने इनकी संस्कृति को हमारी संस्कृति पर थोपने का काम किया। मतलब यहाँ पर हम क्लियर बोल सकते हैं कि यहाँ संस्कृति थोपने का काम हुआ है, थोपने का कार्य। बोलने का मतलब यह था कि इन्होंने इनकी संस्कृति को हमारी संस्कृति से रिप्लेस करने का कोशिश किया। शुरू में हम जब कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी जैसे लोगों को देखते हैं, तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी और नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा के भारतीय सांस्कृतिक जो स्रोत थे, साहित्यिक स्रोत थे, उनको नष्ट किया गया दोस्तों। तो ऐसे करके इन्होंने सिर्फ ये इसलिए किया कि ये इनकी जो संस्कृति रही उसको भारत में अप्लाई कर सकें, और इन्होंने हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए
हमारे धार्मिक संस्थानों को तोड़ने का कार्य किया हो, हमारे जो व्यक्ति हैं उन लोगों को मारने का काम किया हो, हमारे यहाँ की औरतों के साथ बलात्कार करने का काम किया हो, साथ ही साथ और भी दूसरे कार्य किए जिसके अंतर्गत इन्होंने टैक्स सिस्टम के माध्यम से या अलग अलग माध्यम से अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को भारतीय संस्कृति पर लागू करने का प्रयास किया दोस्तों। तो ये ऐसी व्यवस्था रही जो हमारी संस्कृति में घुले मिले नहीं बल्कि हमारी संस्कृति पर उनकी संस्कृति थोपने का कार्य करने वाले थे। हालांकि इन्होंने जो भारत में राजस्व इकट्ठा किया या जो कुछ भी किया उसका अधिकांश हिस्सा हमें यह देखने को मिलता है कि भारत के कुछ क्षेत्रों पर इन्वेस्ट भी किया, लेकिन नादिर शाह जैसे, अहमद शाह अब्दाली जैसे, तैमूर लंग जैसे हम लोगों को देखते हैं तो इन्होंने भारत पर लगातार बार बार आक्रमण भी किए और भारत की संपत्ति को लूट लूट कर लेकर भी गए दोस्तों। तो यहाँ पर लगभग हम 800 साल यहाँ का देखते हैं कि हम लोग एक प्रकार से गुलाम की जिंदगी जी रहे थे। हमारे देश में रहते हुए हम लोग कहीं ना कहीं पीड़ित थे। और इससे बढ़कर दूसरा काम हुआ दोस्तों आधुनिक काल में, जहां पर जो व्यवस्था देखने को मिली कि इन्होंने अपना जो चरित्र रहा, जैसे ब्रिटिश कंपनी की बात करें, इन्होंने अपना चरित्र यूरोपीय ही बना के रखा, ब्रिटिश ही बना के रखा। इन्होंने ना तो हमारी संस्कृति को एडॉप्ट किया और ना ही हमारे देश को किसी भी रूप में इन्होंने स्वीकार करने का कोशिश किया। इनका सिर्फ यह उद्देश्य रहा कि भारत से किस प्रकार से संसाधनों का, धन का दोहन किया जा सके और कितने अपने हितों को पूरा किया जा सके, बराबर। तो समय समय पर जो विदेशी शक्तियां आई दोस्तों, उनके अलग अलग चरित्र हम लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन जो प्राचीन काल की व्यवस्था हम देखने को मिलते हैं दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को आत्मसात करने की व्यवस्था में देखने को मिलती है। जैसे कुषाणों के समय पे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कुषाणों ने कैसे बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इसके अलावा शक शासक रुद्रदामन संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा प्रेमी था और उसका जूनागढ़ अभिलेख हम लोगों को विशुद्ध संस्कृत का पहला अभिलेख के तौर पर दिखाई पड़ता है। प्राचीन काल में जो हेलियोडोरस जैसे राजदूत की बात करते हैं दोस्तों, तो उसने भागवत धर्म ग्रहण किया था, विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित हुआ। तो हम लोगों को प्राचीन काल में ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। हम अभी प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास का डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्राचीन काल के विदेशी आक्रमणों, विदेशी शक्तियों के बारे में देखेंगे। और जब हम प्राचीन काल में भारत पर विदेशी आक्रमणों की दोस्तों बात करते हैं, तो यह हम लोगों को एक चीज देखने को मिलती है कि प्राचीन काल में जो विदेशी शक्तियों ने आक्रमण किया उसमें प्रथमतः दो शक्तियां दोस्तों हम लोगों को आगे दिखाई पड़ती हैं। इन दो शक्तियों में आप एक ईरानी आक्रमण देखते हैं। ईरानी शक्ति दोस्तों आप इसको फारसी भी कह सकते हैं, क्योंकि ईरान के क्षेत्र को फारस भी कहा जाता है, जिसके दक्षिण में आपको फारस की खाड़ी देखने को मिलती है। तो ये फारसी थे दोस्तों। और उसके बाद आते हैं यूनानी, मतलब पहले ईरानियों ने आक्रमण किया सफलतम, फिर आते हैं यूनानी जो ईरानियों को रिप्लेस करके हमारे यहाँ पर अपना शासन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो अगर एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि भारत पर आक्रमण करने वाली प्रथम कोई विदेशी शक्ति थी तो वो कौन सी थी दोस्तों, तो वो ईरानी लोग थे, फारसी लोग थे। अब हम एक एक करके इन दोनों को क्लियर करके दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ईरानी लोगों ने भी हम पर आक्रमण किया या यूनानी लोगों ने भी हमारे ऊपर आक्रमण किया, तो उसके पीछे वजह क्या थी, कारण भी समझने की जरूरत है। एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस कारण से इस समय इन शक्तियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। तो जब हम कारण पर नजर डालते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि मध्य भारत में मगध की विस्तारवादी नीति। देखिए हम लोग ये समझ चुके हैं पिछले 2-3 लेक्चरों में, जब हमने मगध के उत्कर्ष की बात की थी कि किस प्रकार से मगध महाजनपद एक शक्तिशाली जनपद के तौर पर स्थापित होता है सभी 16 महाजनपदों में। उसके बाद हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य को देखा, लेकिन अभी यहाँ मौर्य साम्राज्य आया नहीं है। हम जिस समय की बात कर रहे हैं दोस्तों, मौर्य काल के पहले का समय है। तो इस समय मगध का उत्कर्ष जरूर हो गया था। 544 ईसा पूर्व में हम लोगों ने देखा कि बिंबिसार जो था उसने प्राचीन मगध में हर्यक वंश की स्थापना कर दी थी। तो यहाँ मगध का जो उत्कर्ष हुआ, मगध एक शक्तिशाली महाजनपद के तौर पर दिखाई पड़ा। तो मगध की विस्तारवादी नीतियां मध्य भारत में चल रही थी, जैसे कि बिंबिसार ने अंग में, अवंती में आदि जगह पर अपने साम्राज्य को किसी न किसी रूप में बढ़ाने का कोशिश किया। अजातशत्रु के आक्रमण देखते हैं या महापद्मनंद के समय देखते हैं, धनानंद के समय देखते हैं, ये वो समय रहा दोस्तों मौर्य काल के पहले का, जब मगध का जो साम्राज्य था वो अपनी शक्ति, अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश में था और उसने मध्य भारतीय क्षेत्रों में अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया। जब मध्य भारत के क्षेत्रों में अपना साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो रहा भारत का, पंजाब और उसके इधर का जो क्षेत्र था, वहां तक इनकी पहुंच ही नहीं हो पाई। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर हमको मगध जैसा कोई शक्तिशाली सिस्टम देखने को नहीं मिला। मतलब यहाँ पर एक प्रकार का खालीपन मौजूद था, एक रास्ता दिख रहा था जहां से कोई भी व्यक्ति आ जाएगा। तो एक कारण हम मगध की विस्तारवादी नीति भी मान सकते हैं, जो इस तरफ उन्होंने ध्यान नहीं कर मध्य भारत के क्षेत्र पर ज्यादा उलझे रहे थे। दूसरा रहा दोस्तों पश्चिमोत्तर भारत में अराजकता एवं अव्यवस्था। देखिए जब हम पश्चिमोत्तर भारत में जाते हैं तो छोटे छोटे से महाजनपद थे,
अब छोटे छोटे से महाजनपद जो थे ना, वो अपने आपसी व्यवस्था में ही लगे थे, संघर्ष में ही लगे थे। तो ऐसे कारण वहां पर अराजकता और अव्यवस्था थी, जो किसी विदेशी शक्ति के खिलाफ चुनौती दे सकती थी, वो व्यवस्था हम लोगों को देखने को नहीं मिली थी। छोटे छोटे से राज्य थे, कोई एकीकृत सार्वभौमिक शक्ति नहीं थी जो एक होकर इन लोगों से लड़कर इनको वहीं के वहीं रोक देते दोस्तों। इसके अलावा आपसी संघर्ष हम देखते हैं, भारत की संपन्नता भी एक कारण रही दोस्तों। जब हम भारत के बारे में देखते हैं तो पुराने समय में जो भी लोग भारत आए, उन्होंने भारत की भव्यता, भारत की विविधता, भारत की संपन्नता का चर्चा जरूर किया था। क्यों देखिए, हम सिंधु सभ्यता के समय से ही इन क्षेत्रों से व्यापार की व्यवस्था में संपन्न रहे हैं। तो व्यापारिक गतिविधियां अगर जारी रही दोस्तों, तो किसी न किसी वे में भारत की संपन्नता इन देशों तक पहुंचती रही, और ऐसे में उनके मन में ये भाव आता रहा कि भारत जैसे संपन्न देश जो होगा उसमें हमारा क्षेत्र होगा तो हमको कितना फायदा हो सकता है। तो भारत की संपन्नता जो थी दोस्तों, कहीं ना कहीं आक्रमणों का कारण बनती है। दूसरा, भारत की भौगोलिक स्थिति कि यहाँ पर मैदान भी है, यहाँ मानसून भी आता है और बढ़िया शानदार खुशहाल जीवन बिताया जा सकता है, उपजाऊ भूमि का प्रदेश है। तो इन सभी चीजों की वजह से ये सब लोग जो विदेशी आक्रमण हमारे देश में होते हैं, ये भारत की तरफ प्रेरित हुए दोस्तों, और इन कारणों की वजह से इनको सफलता भी मिली, क्योंकि कोई मजबूत संगठन नहीं था जिसकी वजह से इनको रोका जा सकता था। तो यहां पर हम लोगों ने कारण पढ़े। कारण के बाद हम इस व्यवस्था पर जाते हैं कि सबसे पहले आक्रमण हुआ। तो सबसे पहले हमने कहा कि फारसी ईरानी आक्रमण हुआ था। ईरानी आक्रमण अगर किसी ने किया दोस्तों, तो ईरान के प्राचीन हखमनी वंश ने यह आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? हखमनी वंश ने। तो सबसे पहला प्रश्न तो दोस्तों तुम लोगों से यही पूछेगा, क्या पूछेगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्राचीनतम वंश कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना होगा कि हखमनी वंश ने यह आक्रमण किया था पहला। अब ये हखमनी वंश किसने स्थापित किया था दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, साइरस प्रथम। साइरस प्रथम जो राजा था दोस्तों, इसके समय से हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर हखमनी वंश की स्थापना हुई थी। यह हखमनी वंश की स्थापना हम लोगों को 558 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व के बीच में दिखाई पड़ती है। मतलब ये जो साइरस रहा, इसने 558 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व के बीच में व्यवस्था को चलाया। अब ये बोला जाता था कि साइरस ने जब हखमनी वंश की स्थापना की थी, जब तक ये छोटा वंश था, लेकिन इसने उधर पश्चिम का जो क्षेत्र रहा, उस क्षेत्र में लगातार आक्रमण कर करके और लंबे समय में अपने साम्राज्य को विस्तार करके एक मजबूत साम्राज्य बना दिया। और शीघ्र ही जो पश्चिमी एशिया के देश रहे दोस्तों, उनमें सबसे शक्तिशाली शासक के तौर पर स्थापित हो गया साइरस। अब इसने जैसे ही अपने आप को शक्तिशाली शासक के तौर पर स्थापित कर लिया, तो कहीं ना कहीं आसपास के जो देश थे उनके अंदर एक स्थापना हो चुकी थी, एक विचार की कि हाँ, ऐसा कोई शक्तिशाली राजा बन चुका है। अब ये जब शक्तिशाली राजा बन चुका था, इसने बोला कि एक काम करते हैं, अपन पश्चिम में तो आ चुके हैं, अब हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं। जब पूरब की तरफ बढ़ते हैं, बोले कहाँ जाएंगे? तो बोले पूरब में जाएंगे तो भारत मिलेगा। भारत की तरफ जाने का सोचा। जब भारत की तरफ जाने का सोचा दोस्तों, तो सिंध का जो प्रदेश था, उसके पश्चिमी सीमा क्षेत्र पर इसने कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों को जीत भी लिया था। मतलब साइरस अपने समय तक भारत में सिंध के पश्चिमी इलाकों तक पहुंच चुका था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब इसने भारत पर आक्रमण किया दोस्तों, तो इसका भारत पर जो आक्रमण होता है वो असफल हो जाता है, इसको सफलता नहीं मिलती। तो भले ही अखमनी वंश के इस शासक ने भारत पर आक्रमण किया हो, लेकिन ये आक्रमण दोस्तों सफल नहीं हुआ था, असफलता इसको लगती है। और कैस्पियन सागर का जो क्षेत्र है दोस्तों, वहां पर एक युद्ध में लड़ रहा था, किस जनजाति के साथ? बाइक जनजाति के साथ। इस बाइक जनजाति के साथ लड़ते लड़ते इसकी डेथ हो जाती है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। अब किसकी मृत्यु हो गई? हखमनी वंश के साइरस प्रथम की तो मृत्यु हो गई। अब इसके साम्राज्य को कोई ना कोई आगे बढ़ाएगा, तो इसका जो उत्तराधिकारी होता है उसका नाम होता था तो कैम्बिसीज। कैम्बिसीज जो होता है, कैम्बिसीज द्वितीय 529 से लेकर 522 ईसा पूर्व के मध्य में शासन करता है। अब यहां पर याद रखिएगा कि ये कैम्बिसीज रहा, ये इस कैस्पियन सागर में पिता की डेथ के उस परिस्थिति में शासक बनता है कि लड़ते लड़ते पापा चले गए, उत्तराधिकारी बन गया, तो इसको भी उत्तराधिकार में कहीं ना कहीं ये युद्ध मिलते गए और गृह युद्ध प्रारंभ हो गए। अब गृह युद्ध में ही लंबे समय तक उलझा रहा। तो जो कैम्बिसीज रहा, इसके समय पर भारत पर आक्रमण करने की कोई व्यवस्था स्थापित हो ही नहीं सकी। मतलब ये भारत पर आक्रमण करने का ना तो कोई प्लान बना पाए और ना ही भारत को आक्रमण करने के लिए इनके द्वारा कोई स्टेप उठाया गया था दोस्तों। तो ऐसे में साइरस जो रहा, भारत पर आक्रमण करने का पहला प्रयास करता है, जो असफल साबित होता है। हखमनी वंश का शासक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं आए। अब इनका अगला प्रयास जो होता है दोस्तों, वो देखने को मिलता है हम लोगों को किसके समय? वो देखने को मिलता है डेरियस के समय। जो डेरियस प्रथम रहा, ये 522 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व तक शासन करता है। ये वो समय था जब हमारे देश में हम लोगों को देखने को मिलता है कि बिंबिसार का शासन चल रहा है मगध में, फिर अजातशत्रु का शासन आ जाएगा। तो इसी समय पर भारत में बोल सकते डेरियस जो है, ये
वहां हकमनी वंश के अंतर्गत हम लोगों को उत्तराधिकारी देखने को मिलता है। अब ये वो व्यक्ति था जिसने भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था, भारत पर सफल आक्रमण किया था। लेकिन कुछ किताबों में जब आप देखते हो तो इसका नाम आपको देखने को मिलता है दारा, इसको दारा प्रथम भी कहा गया। तो यहाँ लगभग 516 ईसा पूर्व के आसपास इसने सिंध के क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली थी। सिंधु नदी के पार आया, मकरान का जो समुद्री तट रहा यहां तक ये पहुंचता है और उसके बाद ये सिंध के क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लेता 516 ईसा पूर्व में। और ये भी याद रखिएगा कि सिंध का जो क्षेत्र या पश्चिमोत्तर भारत का जो क्षेत्र है इसे अपना 20वां प्रांत बनाने में सफलता प्राप्त कर गई। ये जो क्षेत्र था दोस्तों, यहाँ पर कंबोज और गांधार के क्षेत्र भी शामिल थे। तो हम यह कहते हैं कि भारत पर पहला सफल ईरानी या फारसी आक्रमण करने का जो श्रेय जाता है दोस्तों वो डेरियस प्रथम को जाता है या दारा प्रथम को जाता है। अब इस पूरी जानकारी का कोई ना कोई स्रोत तो होगा, तो इसका स्रोत जो मिलता है दोस्तों वो दारा प्रथम के 3 अभिलेख मिलते हैं। एक अभिलेख है दोस्तों बहस्तून अभिलेख, एक है पर्सिपोलिस का अभिलेख और एक है नक्शे रुस्तम का अभिलेख। नक्शे रुस्तम हो, पर्सिपोलिस हो या बहस्तून के जो अभिलेख हैं दारा प्रथम से संबंध अभिलेख हैं और इसकी इस भारत की प्रथम विजय जो है इसकी जानकारी हम लोगों को इन अभिलेखों से ही महत्वपूर्ण तौर पर देखने को मिलती है। तो यहाँ हमने ये देखा कि किस प्रकार से भारत पर डेरियस प्रथम ने सफल आक्रमण किया और भारत पर ईरानी आक्रमण की एक श्रृंखला शुरू हुई। अब इसके बाद हम देखें दोस्तों तो डेरियस के बाद हमें देखने को मिलता है शयार्स या जर्कसीज। ये जो है दोस्तों 486 से 465 के बीच में रहता है और ये दारा का पुत्र था, ये दारा का पुत्र रहा दोस्तों। और याद रखिएगा कि ये ऐसा शासक रहा जिसको यूनानियों ने हरा दिया था। मतलब भारत पर जो दूसरी शक्ति थी राज करने के लिए आने वाली थी वो थी यूनानी। तो यूनानियों ने अपने भारत की तरफ के अभियान में सबसे पहले किसको हरा दिया? शयार्स जो था इसको हरा दिया था। लेकिन इसकी एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान रखना है, वो क्या कि ये पहला ऐसा ईरानी शासक था जिसने अपनी सेना में भारतीयों को शामिल करना शुरू कर दिया था। मतलब इसकी सेना में भारतीय लोग शामिल होने लगे थे। तो ये यहाँ पर व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिली। इसके बाद हम देखें दोस्तों तो शयार्स के बाद उसके उत्तराधिकारी हुए जिसका नाम था दोस्तों जर्कसीज। जर्कसीज जो है वो शयार्सी है, इसके उत्तराधिकारी भारत में हुए। अब अगर हम इसके जर्कसीज के उत्तराधिकारी की बात करें दोस्तों तो ये उत्तराधिकारी के समय से ही कहीं ना कहीं इनके साम्राज्य का पतन होता दिखाई पड़ता है। मतलब इसके बाद इनके पूरे साम्राज्य का विनाश हो जाता है। अगर हम जर्कसीज के उत्तराधिकारी देखते हैं तो यहाँ पर अंतर जर्कसीज है और दूसरा है दोस्तों अंतरक्सीज द्वितीय। प्रथम और द्वितीय हम लोगों को देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये 2 शासक देखने को मिलते हैं लेकिन ये दोस्तों अयोग्य थे। इनके अंदर ना योग्यता थी, ना दूरदर्शिता थी और ना ही किसी भी हिसाब से ये शासन व्यवस्था को संभालने के लायक थे। हुआ यही कि इनके समय से साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया और इस पूरे साम्राज्य का अंतिम सम्राट हुआ दारा तृतीय। दारा तृतीय जो था वो दोस्तों 360 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व के बीच में राजा रहता है। और सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अरबेला या गोगामेला के युद्ध में 331 ईसा पूर्व के आसपास इसको हरा दिया। इसको हराने के बाद हम बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से हकमनी वंश का नाश हो गया और भारत पर आक्रमण करने वाली दूसरी शक्ति तैयार हो गई, यूनानी, जो सिकंदर के नेतृत्व में दोस्तों आगे बढ़ रही थी। तो ये पूरे वंश परंपरा रही उस शासक की, उस वंश की जिसने भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण करने का तमगा हासिल किया था दोस्तों। ये था हकमनी राजवंश जिसका अंतिम शासक मिलता दारा तृतीय। अब हम अगर यहां देखें कि ईरानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव क्या हुआ तो इतने लंबे समय तक जिन्होंने भारत पर आक्रमण किसका सबसे पहला प्रभाव हुआ था दोस्तों? विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलना। एक्चुअल में ये ईरानी लोग भारत आए थे तो भारत के पश्चिम से, हम बोल दें भारत के पश्चिम से आए थे। अगर ये भारत के पश्चिम से आए तो यहाँ एक चीज हम लोगों को समझने की जरूरत है कि भले ही वो समुद्र का क्षेत्र हो या फिर स्थल का क्षेत्र हो, यहां से नए मार्ग खुले होंगे कि नहीं खुले होंगे। और अगर नए मार्ग खुले होंगे इनके आने से, इनके जाने से, इनकी गतिविधियों से, तो वो नए मार्ग हमारे लिए कहीं ना कहीं व्यापारिक मार्ग के तौर पर साबित हुए। तो यहाँ हमारा जो व्यापार है इन क्षेत्रों से वो बढ़ता दिखाई पड़ता है क्योंकि नए मार्ग खुल गए थे। इसके अलावा भारत में खरोष्टी लिपि की बात करें या ईरानियों की अरामाइक लिपि की बात करें, खरोष्टी लिपि जो दोस्तों दाएं से बाएं प्रयोग की जाती है, दाएं से बाएं जो लिखी जाती है, ये लिपि का भारत में प्रारंभ होता है। अरामाइक लिपि का भी प्रचार प्रसार हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा अभिलेख उत्कीर्ण करने की जो प्रथा की परंपरा है वो भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। मतलब जो अभिलेखों की व्यवस्था है वो भी हमें ईरानियों से यहाँ पर मिलती है। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि इनका क्या प्रभाव हुआ है या इनमें से कोई एक प्रीलिम्स में पॉइंट बना के पूछ लेता तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये ईरानियों के माध्यम से हमारे यहाँ पर आया था। ईरानी का मतलब दोस्तों फारसी से ही लगाया गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। तो
तो ये हम लोगों ने फारसी आक्रमण की बात कर ली। अब हम देखें दोस्तों तो दूसरा आक्रमण हमारे यहाँ पर होता है यूनानी आक्रमण। यूनानी बोले तो ग्रीक, इन लोगों ने हमारे पर आक्रमण किया। अब इन्होंने आकर आक्रमण किया तो इनका नेतृत्व करता अगर हम लोगों को कोई दिखने को मिलता है दोस्तों तो वो मिलता है सिकंदर। कौन मिलता है? सिकंदर, अलेक्जेंडर हम जनरली इसको जानते हैं। ऐसा व्यक्तित्व जिसकी उम्र जो है दोस्तों वो 33 वर्ष की थी जब इसकी मृत्यु हुई। मृत्यु कितने उम्र में हुई थी? 33 साल की उम्र में मृत्यु हुई थी। और लगभग ये समय था 323 ईसा पूर्व का। 323 ईसा पूर्व के समय में लगभग 33 साल की उम्र में सिकंदर की मृत्यु हुई। और जब इसकी मृत्यु हुई दोस्तों तो इस समय तक इसके नाम के साथ जुड़ चुका था एक तमगा, टैग विश्व विजेता। हालांकि विश्व के कोई बड़े वाले हिस्से पर सिकंदर ने राज नहीं किया। हम ये कह दें कि सिकंदर ने भारत का कोई या बहुत बड़ा हिस्सा विश्व का जीत लिया, वैसा नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन उसके बावजूद उस समय के राजाओं के समय की देखें तो एक बड़ा हिस्सा इसके कब्जे में था, इसलिए हमको इसको विश्व विजेता कहना पड़ता है। और भारत में अलाउद्दीन खिलजी से शासक हुए जिन्होंने सिकंदर शानी, सिकंदर के समान, सिकंदर के जैसा कहने की उपाधि धारण किया, अपने आप को विश्व विजेता घोषित करने के प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं ये उसकी बात कुछ रही होगी कि अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक जो रहे वो इस प्रकार की उपाधि लेने लगे थे। खैर, जब हम सिकंदर की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि इसकी जानकारी देने के लिए हम लोगों को यूनानी ग्रंथ हैं वही मिलते हैं, और यूनानी ग्रंथों की रचना यूनानी लेखकों ने की है। तो सिकंदर के साथ जो भारत आए थे यूनानी लेखक, उन्होंने कहीं ना कहीं इसके बारे में लिखा होगा। तो हम लोगों को ये भी जानकारी होना चाहिए कि सिकंदर के साथ आने वाले यूनानी लेखकों में कौन कौन थे। एक था निरियाकस, एक ओनेस्टिक्रिस्टस और अरिस्टोबुलस। ये तीनों के तीनों जो थे दोस्तों सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार थे, लेखक थे, विद्वान थे। एग्जाम में पूछेगा कि कौन विद्वान सिकंदर के साथ भारत आया था, तो इन तीनों के नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके अलावा हम एक और चीज को जाने तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं दोस्तों वो सबसे ज्यादा प्रमाणित भी हमें प्रतीत होते हैं और विश्वसनीय भी प्रतीत होते हैं। तो सिकंदर के समय की जो जानकारी है वो ऐसे लेखकों के ग्रंथों से हम लोगों को मिलती है। जब हम सिकंदर के बारे में कहते हैं दोस्तों तो यूनान में राजधानी हम लोगों को देखने को मिलती है एथेंस। यहां पर जो प्राचीन साम्राज्य है वो हमें दोस्तों 500 ईसा पूर्व से भी पहले का दिखाई पड़ता है। 500 ईसा पूर्व से भी पहले का दिखाई पड़ता है, मतलब पुराना साम्राज्य था। लेकिन जब हम सिकंदर के समय की बात करें दोस्तों तो मिलता है कि फिलिप इसके पिता थे। और लगभग अगर जन्म की बात करें तो 356 बीसी के आसपास, 356 बीसी के आसपास हम देखें तो यहां हमें सिकंदर का जन्म दिखाई पड़ता है यूनान में। कहां पर हुआ था यूनान में? तो बोलते हैं मकदूनिया में, जिसको हम लोग इंग्लिश में अगर प्रोनाउंस करें दोस्तों मैसिडोनिया कहा जाता है। तो मैसिडोनिया या मकदूनिया में हमें दिखाई पड़ता है कि सिकंदर का जन्म हुआ दोस्तों। उसके बाद हम देखें कि यहाँ का जो शासन व्यवस्था थी उसमें अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर, अलग अलग प्रांतों को मिलाकर जो थे वो सेना तैयार हो जाती थी और एक राजा बनता था। तो फिलिप यहाँ पर हम लोगों को हेड दिखते हैं। लेकिन जब फिलिप की मृत्यु हुई तब सिकंदर की उम्र की बात करें दोस्तों तो 20 वर्ष का सिकंदर है और लगभग 336 बीसी का समय है। इस समय सिकंदर बनता है राजा। 20 वर्ष की उम्र में सिकंदर बन जाता है यूनान का राजा। अब सिकंदर के सामने एक ही व्यवस्था देखने को मिलती है कि वो साम्राज्य का विस्तार चाहता है और इसको कैसे आगे बढ़ाएगा। अब इसके पहले कुछ और चीज जानिएगा कि सिकंदर जो है उसका घोड़ा, इसके घोड़े का नाम दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो घोड़ा है उसका नाम मिलता है बुकाफेला। ये इसके घोड़े का नाम मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें सिकंदर के गुरु कौन थे दोस्तों तो नाम मिलता है अरस्तु जो थे उसके गुरु थे। प्रारंभ से ही जब अरस्तु से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो ये कहा गया था कि जो हिंद महासागर का व्यापारिक मार्ग है उस पर कब्जा करना बहुत कठिन है। हर एक व्यक्ति ने यहाँ पर कब्जा करने का प्रारंभ किया लेकिन सफलता नहीं मिली। जो भी जाता तो है लेकिन वापस नहीं आता। तो सिकंदर ने कहीं ना कहीं शुरू से ये सुन रखा था कि भाई हम लोग को इस क्षेत्र पर जाकर कब्जा करना है। जैसे ही राजा बनता है साम्राज्य विस्तार की योजना बनाता है और 331 के आसपास हम जाते हैं तो हकमनी राजवंश के शासकों से फारस में लड़ाई करके उनको हराता है। उसके बाद सिकंदर जो है दोस्तों वो भारत की तरफ आने का अपना यात्रा शुरू करता है। जब सिकंदर भारत में आगमन की अपनी यात्रा शुरू करता है तो हिंदुकुश को पार करता है। हिंदुकुश को पार करते हुए दोस्तों उत्तर पश्चिम के जो दर्रे हैं, बोलन दर्रे वाले इलाके, यहां से भारत में प्रवेश करता है और लगभग 327 बीसी के आसपास देखें तो ये भारत के उत्तर पश्चिमी जो सीमा क्षेत्र रहा है वहां पहुंच जाता है। और यहां पर अगर देखें तो सबसे पहले इसकी मुलाकात होती है किससे? राजा आंभी से।
राजा आम्बी से मुलाकात होती है और ये मिलता है दोस्तों तक्षशिला के क्षेत्र में, यहाँ का राजा था ये। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम लोगों को देखने को मिली कि ये जो राजा रहा ये सिकंदर के प्रभाव से भली भांति परिचित था, इसको जानकारी थी, और ऐसे में ये कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा घबरा जाता है और ये राजा आम्बी कर देता है क्या, आत्मसमर्पण। अब इसने कर दिया आत्मसमर्पण। जब इसने आत्मसमर्पण कर दिया तो भारतीय राजाओं की जानकारी भी दी, कि भारत की राजाओं की जानकारी भी दी इसने कि क्या व्यवस्था है। और जब इसने जानकारी दी तो हम ये मानते हैं कि भारतीय इतिहास का अगर पहला कोई देशद्रोही शासक था तो वो आम्बी था, क्योंकि इसने भारतीयों का पोल खोल कार्यक्रम कर दिया था, योजनाएं बता दी थी ताकि सिकंदर को इसका फायदा हो सके। तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर हम देखें तो सिकंदर वैसे ही अपना दबदबा बना चुका था। अच्छा, ये वो समय भी था कि तक्षशिला के आचार्य चाणक्य को इस बात की जानकारी मिल चुकी थी, तो वो कहां गए थे, मगध गए थे धनानंद से मिलने के लिए, उसको बताने के लिए सिकंदर का आक्रमण हो रहा है, तो आप आपके देश की, हमारे देश की रक्षा की व्यवस्था कर लीजिए। लेकिन वहां पर जब चाणक्य का अपमान हो तो आपने चंद्रगुप्त मौर्य वाले चैप्टर में देखा कि क्या व्यवस्था स्थापित हुई, मौर्य काल कैसे स्थापित हुआ। लेकिन यहां कुछ यहां पर लापरवाही देखने को मिली, राजा आम्बी जैसे शासक हुए। अब आम्बी के बाद जो सिकंदर है दोस्तों वो भारत में आगे बढ़ता है, कहां पर आगे बढ़ता है, पंजाब के क्षेत्रों में। जब पंजाब के क्षेत्र की तरफ सिकंदर आगे बढ़ा तो यहां पर मिलता है राजा पोरस। कौन मिला, राजा पोरस। अच्छा, पोरस का नाम क्या मिलता है दोस्तों, पोरस का मिलता है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जो है वो राजा का नाम था, इनको हम पोरस के नाम से जानते हैं यूनानी ग्रंथों के हिसाब से। तो यहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि 326 बीसी में सिकंदर और पोरस के बीच में होता है युद्ध। ये जो युद्ध होता है दोस्तों इसको हम बोलते हैं झेलम का युद्ध। झेलम का युद्ध बोल सकते हैं या वितिस्ता का युद्ध बोल सकते हैं। ये युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में अगर हम यूनानी ग्रंथों की बात करें दोस्तों तो हम लोगों को दिखाई पड़ता है कि पोरस की हार हुई थी और सिकंदर जीत गया था। पोरस की हार हुई थी, सिकंदर जीत गया था। लेकिन यहां पर हम लोग अगर आधुनिक व्यवस्था को देखें तो थोड़ी सी ये चीजें हम लोगों को हजम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि पोरस की हार हुई थी और सिकंदर जीत गया था तो ये बताइए कि इस क्षेत्र में इनका राज्य भी होना चाहिए था, जिसके सबूत नहीं मिलते। दूसरी बात है कि जब ये पूछा गया क्यों नहीं मिलते तो ये माना गया कि सिकंदर राजा पोरस की बहादुरी से खुश हुआ था और उसने उसके राज्य को वापस कर दिया था। तो हम तो ये सोचते हैं कि सिकंदर ने पहले किसी राज्य को वापस क्यों नहीं किया, पोरस के समय पे आके वापस करने की स्थिति में क्यों पहुंचा सिकंदर। खैर, तो ये सब चीजें रही। लेकिन यहाँ एक और चीज जानिएगा कि एग्जाम में आप लोगों को यही बताना है कि पोरस जो है झेलम के युद्ध में हार गया था। इसे हम हाइड स्पीच के युद्ध के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसे हाइड स्पीच के युद्ध के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसको यूनान में ऐसा कहा गया है। अब यहां देखिए कि ये समय था कौन सा, मानसून का समय था दोस्तों। और ये कहानी हम लोगों को देखने को मिलती है कि सिकंदर के जो सैनिक थे वो 16 के अनुपात में सैनिक स्थापित होते थे। मतलब 16 सैनिक ऐसे और 16 सैनिक ऐसे, ऐसे पूरा एक स्क्वायर बना लेते थे, बीच में जगह खाली होती थी, फिर 16-16 के अनुपात में होते थे। 16 फीट का भाला सिकंदर के सैनिक लेकर चलते थे और हट्टे कट्टे पश्चिम के सैनिक थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो समझना होगा कि जो पोरस की सेना रही उसमें रथ की सेना भी थी, हाथी की सेना भी थी, एक विशाल सेना थी। तो उसे कैसे सिकंदर जैसा व्यक्ति पराजित कर सकता है। जबकि यहाँ एक चीज और देखनी पड़ेगी कि जो समय था उसमें जो नदी का पानी था बहुत हाईफाई चल रहा है, और ऐसे में कैसे सिकंदर के सैनिक एकदम से इसको पार करने में कामयाब हो सकते हैं। कई सारी चीजें भारतीय इतिहास में है जिस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि सिकंदर अगर जीता था तो उसके सबूत कहां मिलते हैं, इस प्रकार की बातें। खैर, हम इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पोरस के साथ युद्ध हुआ और कथित तौर पर हम कह सकते हैं कि पोरस की हार हुई थी। इसके बाद सिकंदर आगे बढ़ता है कहां, मगध की ओर। जब सिकंदर दोस्तों मगध की ओर आगे बढ़ा तो मगध की ओर जाने के क्रम में उसे व्यास नदी के पुल को पार करना था, मतलब व्यास नदी को पार करके जाना पड़ता। लेकिन यहां पर सिकंदर के सैनिकों ने विरोध कर दिया और सिकंदर के सैनिकों ने कहा कि इस व्यास नदी को पार करके हम आगे नहीं जाएंगे। और यहां लगभग हम बोल सकते हैं कि 325 ईसा पूर्व का समय रहा जब सिकंदर जो है वो भारत में लगभग 19 माह रुका। कितने माह रुका? 19 माह रुकने के बाद स्थल मार्ग से भारत से वापस लौट गया। अब जब सिकंदर भारत से वापस लौटा तो लगभग 323 बीसी के आसपास वो पहुंचा कहां? बेबीलोन। ये बेबीलोन जो है दोस्तों इसको आज हम बगदाद के नाम से जानते हैं, इराक का क्षेत्र है। यहां पर सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 33 वर्ष की उम्र में। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सिकंदर का भारत में ऐसा कोई विशाल साम्राज्य नहीं बन पाया। प्रारंभ में जब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर सिकंदर पहुंचा था हिंदू कुश पार करके, तो उस समय जो वहां पर जो क्षेत्र था वही क्षेत्र यहां पर रहा और अपने सेनापति को यही इस क्षेत्र का ही
बोल सकते हैं उत्तराधिकारी बनाकर सिकंदर भारत से वापस चला गया था, जब यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य बाद में 305 ईसा पूर्व में युद्ध करता है और इस क्षेत्र को मुक्त कराने का प्रयास होता है। तो ये एक सिकंदर की स्टोरी देखने को मिलती है दोस्तों। लेकिन हम अभी भी यही कहते हैं कि पोरस की यहां पर हार की स्थिति अगर है तो बताइए कि भारत में ऐसा कोई यूनानी साम्राज्य स्थापित हुआ था क्या? वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। सिकंदर के सैनिक जो थे वो लौट भी गए भारत के बाहर, ठीक है। तो ये कई सारे कारण दिखे। अब ये पूछा गया कि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पुल को पार करने से मना क्यों कर दिया, इस बात का उत्तर बताइए। तो बोले सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पुल को पार किया, इसके अलग अलग कारण हमें दिखाई पड़ते हैं, कोई एक कारण नहीं है। किसी ने कहा है कि सिकंदर की सेना लंबे समय से घर से निकली हुई थी, तो थक चुकी थी, इसलिए उसने कहा कि अब युद्ध नहीं लड़ सकते, वापिस चले जाना चाहिए। किसी ने कहा कि सिकंदर की सेना जो रही उसके पास खाना पीना जो रसद उसकी कमी हो गई थी, जिसकी वजह से उसने कहा कि अब हम लोग नहीं लड़ सकते। सिकंदर की सेना ने यह कहा कि जो मगध की सेना है वो धनानंद की सेना है, बहुत बड़ी सेना है, तो हम लड़ के उससे जीत नहीं सकते, जबकि हमारे पास सैनिकों की शक्ति उनसे कई गुना कम है। तो कहने की मगध की सेना से डर गए थे, इसलिए सिकंदर के सैनिक लौट गए थे। किसी ने कहा कि भाई लंबा समय हो गया था तो परिवार की याद आ रही थी, जिस वजह से चले गए थे। किसी ने यह कहा कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मानसून का समय था, मच्छरों की आदि की प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से सिकंदर के सैनिक बीमार हो गए, इस वजह से वो चले गए थे। किसी ने यह कहा कि लंबे समय से युद्ध करते करते सैनिक आए थे, तो कई सारे सैनिक घायल थे, कई मर गए थे, तो घायल अवस्था में वो युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं थे, इसलिए वो लौट गए थे। तो ऐसे अलग अलग कारण रहे। हालांकि इस समय सिकंदर ने अपने सैनिकों में जोश भरने का काफी प्रयास किया, परंतु सैनिकों ने बिल्कुल जाने से मना कर दिया और सिकंदर को अपना विजय अभियान रोकना पड़ा। और भारत में ऐसा कोई यूनानी प्रदेश हमें देखने को नहीं मिलता जिसको सिकंदर ने बड़े स्तर पर कब्जे में किया हो दोस्तों। तो सिकंदर की सेना भारत से लौटी, लेकिन हाँ, हम ये कहते हैं कि 33 साल की उम्र में विश्व विजेता की छवि के साथ सिकंदर जो था वो लौट गया था, इस दुनिया से अलविदा हो गया था। बराबर। अब ये सिकंदर की कहानी खत्म हुई, लेकिन यहां पर हम लोगों को ये देखना है कि सिकंदर के बारे में ये कहते हैं कि जब उसने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को जीता, उसके बाद वो कश्मीर तरफ गया था, और जब यहां गया वो, तो इस क्षेत्र में उसने 2 नए नगर बसाए थे। 2 नए नगर बसाए थे। एक का नाम दिया था दोस्तों निकैया, ये विजय के उपलक्ष्य में इसको स्थापित किया गया था। और दूसरा दोस्तों था, उसका नाम था बूका फैला, ये उसका प्रिय घोड़ा था, जिसके नाम पर सिकंदर जो है उसने नगर बसाया था। इसके अलावा सिकंदर की हमारे यहाँ पर कोई ऐसी छवि प्रतीत नहीं होती, जो हमें याद रखना चाहिए। आगे हम जाएं दोस्तों, तो सिकंदर के आक्रमण के या यूनानी आक्रमण के भारत पर क्या प्रभाव हुए। तो यूनानी आक्रमण के भारत पर दोस्तों प्रभाव बहुत बड़े दिखते हैं। लेखबद्ध चित्रित अभिलेख वाले जो सिक्के हैं भारत में, वो चलने लगे थे। भारत का प्राचीन यूरोप के साथ संपर्क बढ़ने लगा था। इस प्रकार से अनेक स्थल और जलमार्ग खुल गए थे, जिनके कारण व्यापार में वृद्धि हम लोगों को देखने को मिलती है। भारत ने यूनानियों की क्षत्रप प्रणाली, प्रांतों की जो परंपरा है प्रांत बनाने की, उसको, और उनकी मुद्रा निर्माण कला जो है कि वहां के राजाओं का चित्र बनाकर वो सिक्के छापते थे, तो लेखबद्ध सिक्कों की प्रणाली हम लोगों ने ग्रहण कर ली इनसे। उलूक शैली के सिक्के जो थे वो हमें इनके द्वारा ही मिले हैं। दूसरी बात कि यूनानियों की जो आर्ट थी दोस्तों, उसको बोलते थे हेलेनिस्टिक आर्ट। ये जो आर्ट थी, ये आर्ट हमने इनसे ग्रहण की, जिसकी हमारे देसी आर्ट से मिलन हुआ, और उसके बाद गांधार शैली जो है उसका भी हमें विकास देखने को मिलता है। तो गांधार शैली जो रही है दोस्तों हमारे यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं यूनानी और भारतीय श्रेणी का मिश्रण का परिणाम हमें देखने को मिलती है, जो हमारे साहित्यिक वाले क्षेत्र या कला वाले क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सिकंदर के आक्रमण के हमारे देश में परिणाम थे दोस्तों, जो हम लोगों ने देखा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, तो ये प्राचीन भारत में मौर्यों के पहले भारत पर विदेशी आक्रमण की व्यवस्था थी, जिसमें हम लोगों ने ईरानी आक्रमण को भी देखा और यूनानी आक्रमण को भी देखा। अब अगले लेक्चर में हम लोग किस पे बात करेंगे, मौर्यों के बाद जो भारत की व्यवस्था रही वो, और मौर्यों के बाद भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए, यवनों के आक्रमण, शक आक्रमण, पहलव आक्रमण और कुषाण आक्रमण, इन सब पर हम अगले लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे इस लेक्चर सीरीज से, हमारे इस यूट्यूब चैनल से। और हाँ, जो लोग ऐसे हैं जो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, मिलता हूं अगले लेक्चर में नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।